यही असली अरबियों का मुल्क है, क्योंकि अरबी नस्ल यहाँ से शुरू हुई थी। इस मुल्क को आपने हमेशा खाना जंगी में देखा होगा, लेकिन यहाँ कुदरत का ऐसा हुस्न छुपा है जो आपकी रूह को हिला देगा। यहाँ की आम सी लड़की भी शहजादी से कम नहीं लगती। ये मुल्क पहले जैसा नहीं रहा। आज यहाँ का माहौल, नाइट लाइफ, अय्याशी देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस मुल्क में तेल के खजाने हैं, लेकिन क्यों ये मुल्क अरब का कमजोर, गरीब और मस्कीन तरीन मुल्क है? यहाँ के लोग आज कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं? ज्यादातर लोग क्या करते हैं? लड़कियां बाहर के मर्दों से ज्यादा यारी क्यों लगाती हैं? और इससे भी बढ़कर इस डॉक्यूमेंट्री में आपको यमन की सरजमीन के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो मेरी जान आपको कहीं और नहीं मिलेगी। इसीलिए लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब कर दो प्यारों। यमन, जिसे अरबी में अलिमन कहा जाता है, जबकि रोमन में उसे अलीमा और जमन के नाम से भी जाना जाता है। मगरबी एशिया का एक निहायत ही हसीन और तारीखी अरब मुल्क है। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि दूसरे अरब ममालिक की तरह यहाँ कोई बादशाही निजाम कायम नहीं, बल्कि यमन एक ऐसा मुल्क है जहाँ जमहूरी हुकूमत मौजूद है। ये गर्म अरब मुल्क अपनी सरहदों में बड़ा मुनफरिद है। शुमाल में इसकी हदें सऊदी अरब से मिलती हैं, शुमाल मशरिक में ओमान वाक़ है, जबकि जुनूब में इसका दामन वसी है, बहराए हिंद से जुड़ता है। सिर्फ यही नहीं, यमन की समंदरी हुदूद एरिटेरिया, जबूती, सोमालिया और करने अफ्रीका तक फैली हुई हैं, जो इसकी जोग्राफियाई अहमियत को और बढ़ा देती हैं। दिलचस्प हकीकत यह है कि यमन अरब दुनिया का सबसे गरीब तरीन इस्लामी मुल्क शुमार किया जाता है। अगर हम इसकी आबादी पर नजर डालें तो यहाँ इस वक्त तकरीबन 3,44,04,982 अफराद आबाद हैं, लेकिन यहाँ बसने वाले सब लोग मकामी नहीं। आदादो शुमार के मुताबिक कुल आबादी का 92.8% हिस्सा मकामी अरब लोगों पर मुश्तमिल है। तकरीबन 3.7% लोग सोमाली नस्ल से ताल्लुक रखते हैं और बाकी 30.5% मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक रखने वाले हैं। यमन अपनी आबादी के एतबार से दुनिया के ममालिक में 48वें नंबर पर शुमार होता है, और अगर बात करें रकबे की तो ये मुल्क तकरीबन 5,30,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसकी वजह से यमन रकबे के हिसाब से दुनिया का 49वां बड़ा मुल्क करार पाता है। नाजरीन, ये जानकर आपको हैरत होगी कि यमन आज 2025 में भी अपनी देसी और सादा तर्ज जिंदगी पर कायम है। यहाँ आपको वो बुलंदो बाला लग्जरी इमारतें या जदीद तर्ज का तर्ज हयात नहीं मिलेगा जो दीगर हमसाया ममालिक में आम है, बल्कि यहाँ के लोग आज भी सादा मगर पुरसुकून जिंदगी गुजारते हैं। इनके चेहरों पर खुशी है, लेकिन इनकी जिंदगी में वो मसनूई चमक दमक नहीं जो हम अक्सर बड़े ममालिक में देखते हैं। यमन का दारुल हुकूमत है सना, एक ऐसा शहर जो न सिर्फ मुल्क का सबसे बड़ा बल्कि सबसे कदीम और तारीखी शहर भी है। यही वो शहर है जो यमन का सकाफती, सियासी, समाजी और इख्तिसादी दिल कहलाता है। हैरत अंगेज बात यह है कि तारीख के औराक के मुताबिक ये शहर आज से तकरीबन 2500 साल पहले आबाद हुआ। रिवायत तो यहाँ तक कहती है कि अरब कौम की इब्तदा भी इसी सरजमीन से हुई थी, और फिर ये कौम वक्त गुजरने के साथ हिजरत करके दीगर इलाकों में जा बसी। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। आपने दुनिया में कई तरह के नशे देखे या उनका जिक्र सुना हो, शराब, वाइन, सिगरेट, पान, गुटखा, गांजा, चर्स वगैरह, मगर यमन की एक नत नई दास्तान है। यहाँ के लोग एक खास पत्ते का नशा करते हैं जिसे कात कहा जाता है। कात के पत्ते यहाँ की रोजमर्रा जिंदगी में इस कदर घुल मिल गए हैं कि न सिर्फ मर्द बल्कि खवातीन, नौजवान मर्द, नौजवान लड़कियां, हत्ता के बच्चे भी इन बातों को कभी कभार अपनी महफिलों का हिस्सा बनाते हैं। ये एक ऐसी रिवायत है जो मुआशरती रंगोबू का हिस्सा बन चुकी है। सना की असल पहचान उसकी खूबसूरत इमारतें और मुनफरिद आर्किटेक्चर हैं, जो पूरे अरब की सकाफत से बिल्कुल अलग और दिलकश हैं। यही वजह है कि ये शहर देखने वाले हर सयाह को एक अलग दुनिया का एहसास दिलाता है। अब अगर हम यमन के लोगों की तर्ज जिंदगी देखें तो ये दुबई, कतर, कुवैत या सऊदी अरब के अरबों की तरह अय्याश नहीं है। यही वजह है कि अगर यमनी लोग अय्याशी करना चाहते हैं तो अमूमन दूसरे अरब ममालिक का रुख करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यमन में शराब बेचने पर मुकम्मल पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद सालाना लाखों लीटर शराब चोरी छुपे तैयार भी की जाती है और गैर कानूनी तरीकों से मुल्क में लाई भी जाती है। यमन में डांसिंग बार्स ना होने के बराबर हैं, मगर यमनी नौजवान अपनी खुशियों का सामान खुद पैदा करते हैं। बज़ाहिर तो शहरों में रात का माहौल पुरसुकून दिखाई देता है, लेकिन पर्दे के पीछे कई खुफिया महफिलें और प्राइवेट पार्टीज मुनक्किद की जाती हैं, जहां नौजवान अपनी जिंदगी के अलग रंग जीते हैं। खासतौर पर बड़े शहरों में अमीर तबके के लोग पोश इलाकों में ऐसी महफिलें जमाते हैं जिनमें मौसीकी, रक्स और शराब नोशी खुफिया तौर पर की जाती है। यमन में सरेआम इन बातों पर सख्त पाबंदी है, लेकिन खुफिया तौर पर कुछ लोग गलत और गैर इखलाकी सरगर्मियों में भी मुलव्वस हैं। ऐसे में जिस्म फरोशी और नाजायज ताल्लुकात जैसे मसाइल भी सामने आते हैं, जो अमूमन गुर्बत, खाना जंगी और कमजोर मुआशी हालात के नतीजे में परवान चढ़ते हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ लड़कियां गुर्बत के हाथों मजबूर होकर ऐसे धुंधले
धंधों में शामिल हो जाती हैं, जबकि नौजवान लड़के प्राइवेट महफिलों में गैर अखलाकी ताल्लुकात बनाते हैं। यही वो पहलू है जो दुनिया को खुलकर दिखाई नहीं देता। नाजरीन, यहाँ एक नायाब दरख्त उगता है जिसे कहते हैं ड्रैगन ब्लेड ट्रे। इस दरख्त की सबसे हैरानकुन बात यह है कि जब उसे काटा जाता है तो उसकी लकड़ी से बिल्कुल खून की तरह सुर्ख मादा बहता है। इस दरख्त की शक्ल छतरी जैसी होती है और ये अपनी इंफरादियत के पॉजेज पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके पत्तों और लकड़ी से खास किस्म की दवाइयां तैयार की जाती हैं और इसके रस को बाज ऐसी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें आम हालात में लाइलाज समझा जाता है। यमन की लड़कियां अपनी कुदरती खूबसूरती, मासूमियत और सादगी के बायस खास पहचान रखती हैं। उनकी साफ रंगत, बड़ी आंखें, लंबे घुने बाल और मशरती अंदाज उनके हुस्न को और भी नुमायां कर देते हैं। यमनी लड़कियां मिजाज के लिहाज से उमूमन शर्मीली, वफादार और घरेलू समझी जाती हैं, लेकिन साथ ही ये मोहब्बत में मुखलिस और जज्बाती भी होती हैं। दिलचस्प बात यह है कि यमन की अक्सर लड़कियों को गैर मुल्की लड़के ज्यादा पसंद आते हैं। इसकी कई वजूहात हैं। एक तो ये कि वो समझती हैं गैर मुल्की लड़के ज्यादा आजाद ख्याल, खुले दिल वाले और माली तौर पर मजबूत होते हैं। दूसरा ये कि गैर मुल्कियों के साथ ताल्लुक उनके लिए एक बेहतर मुस्तकबिल और पुरकशिश जिंदगी की उम्मीद भी होता है। इसीलिए अक्सर यमनी लड़कियां गैर मुल्की मर्दों की तरफ ज्यादा माइल दिखाई देती हैं। यहाँ का मशहूर नेशनल म्यूजियम ऑफ यमन तारीख का ऐसा खजाना है जहाँ यमन की कदीम विरासत को महफूज किया गया है और यही वजह है कि दुनिया भर से सयाह इसे देखने आते हैं। इसी शहर में मौजूद गेट ऑफ यमन और अस्सालेह मस्जिद सयाहत के ऐसे मकामात हैं जिन्हें देखे बगैर कोई भी सयाह वापस नहीं जाता। ये दोनों यादगारें न सिर्फ यमन के विरसे की अलामत हैं, बल्कि आज भी अपनी शान और अजमत की झलक दिखाती हैं। अगर आदाद शुमार पर नजर डालें तो सनआ का कुल रुकबा 256 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ की आबादी तकरीबन 25,45,000 अफराद पर मुश्तमिल है। दिलचस्प बात यह है कि इस तारीखी शहर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा भी करार दिया गया है, जिससे इसकी आलमी अहमियत मजीद बढ़ जाती है। यमन की अक्सरियत गुर्बत की जिंदगी गुजारती है, लेकिन यहाँ की शादियाँ इसके बरक्स निहायत ही दिलचस्प और मुनफरिद समझी जाती हैं। दूसरे अरब ममालिक के मुकाबले में यमनी शादियों की अपनी एक अलग शान है। यहाँ खासतौर पर मर्द हजरात शादी के मौके पर अपनी रिवायती पहचान के साथ नमूदार होते हैं। वो सर पर रुमाल रखते हैं, जिस्म पर रिवायती कुंदूला ओढ़ते हैं और पेट के ऊपर एक खास किस्म का खंजर बांधते हैं, जिसे इज्जत और रिवायत की अलामत समझा जाता है। यमनी शादियाँ सिर्फ लिबास तक महदूद नहीं होती, बल्कि यहाँ का माहौल भी अपनी मिसाल आप है। शादियों में अक्सर फायरिंग की जाती है और खुशी के मौके पर पैसा भी खुले दिल से लुटाया जाता है। दूसरी जानिब औरतें इंतहाई कीमती और खूबसूरत लिबास ज़ेब तन करती हैं। दुल्हन समेत तमाम खवातीन निहायत शानदार अंदाज में तैयार होती हैं और उनका सबसे नुमाया जेवर है सोना, जो वो बेदरेग इस्तेमाल करती हैं। यही नहीं खानों के मामले में भी यमन किसी से पीछे नहीं। यहाँ की शादियाँ मंदी, मदफून और ऊंट, बकरे, दुम्बे और गाय के गोश्त से तैयार करदा देसी पकवानों के बगैर अधूरी समझी जाती हैं। शादियों में औरतें और मर्द रिवायती रक्स करते हैं और भरपूर अंदाज में खुशी मनाते हैं। सबसे हैरानकुन बात यह है कि यमनी शादियाँ सिर्फ 1-2 दिन नहीं, बल्कि तकरीबन 21 से 25 दिनों तक चलती हैं और हर दिन एक नए जोश और रंग में डूबा हुआ होता है। यहाँ की औरतें अमूमन नकाब पहनती हैं और अबाया उनके लिबास का लाजमी हिस्सा होता है। यमन में औरतों की इज्जत को बहुत अहमियत दी जाती है, इसीलिए किसी भी औरत की तस्वीर बगैर इजाजत लेना बिल्कुल ममनू है। अगर कोई ऐसा करता पकड़ा जाए तो उसे सीधा जेल की सैर करनी पड़ती है। नाजरीन, यमन में चोरी चकारी के वाकयात भी आम हैं, लेकिन पकड़े जाने पर यहाँ की हुकूमत सख्त एक्शन लेती है। चोरों को न सिर्फ सख्त सजा दी जाती है, बल्कि उन पर भारी जुर्माना भी आयद किया जाता है। जरा बात करते हैं यमन के एक और तारीखी और शानदार शहर की, अदन। ये शहर यमन का पहला दारुल हुकूमत था और अपनी खूबसूरती और जदीद तर्ज तामीर के बायस आज भी दुनिया भर में मशहूर है। अदन बहरे अरब के किनारे आबाद है और इसमें बेशुमार ऐसे दिलकश मकामात मौजूद हैं जिन्हें देखना हर सयाह का ख्वाब होता है। यहाँ मौजूद है यमन की सबसे बड़ी बंदरगाह, जिसे दुनिया अदन पोर्ट के नाम से जानती है। दिलचस्प बात यह है कि ये शहर 7वीं सदी ईस्वी में आबाद हुआ और आज भी अपनी तारीखी हैसियत बरकरार रखे हुए है। अगर आदाद शुमार देखें तो अदन का कुल रकबा तकरीबन 760 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ की आबादी 10,80,000 अफराद पर मुश्तमिल है। नाजरीन, यमन की करेंसी है यमनी रियाल, लेकिन ये करेंसी अरब दुनिया की सबसे कमजोर करेंसी मानी जाती है। एक यमनी रियाल की कीमत पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 1 रुपए 19 पैसे है और इंडियन करेंसी में सिर्फ 0.37 पैसे के बराबर है। यही वजह है कि यमन को अरब दुनिया का इंतहाई गरीब मुल्क कहा जाता है। यमन के साहिल की बात पर, यमन का समंदर, खास तौर पर गल्फ ऑफ अदन, दुनिया के अहम समंदरी रास्तों में से एक है। यही वो समंदरी गुजरगाह है जिसके जरिए बड़े जहाज, बड़ी मईशतें, हत्ता के अमेरिका और यूरोपीय ममालिक तिजारत के लिए माल और असबाब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। इस रास्ते की स्ट्रेटेजिक
مالک اہمیت اتنی ہے کہ عالمی طاقتیں اس پر گہری نظر رکھتی ہیں اور ناواقف بات نہیں، اگر یمن کوئی سیاسی فیصلہ کرے تو یہ راستے علاقائی اور عالمی تجارت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان بین الاقوامی تعلقات اور اثر و رسوخ کی وجہ سے یہ فیصلے آسانی سے نہیں ہوتے۔ دنیا کے کئی ممالک بالخصوص بڑی طاقتوں کا اس معاملے میں ہاتھ اور دلچسپی ہے۔ یمن کے شمالی علاقے قدرتی حسن کا ایسا شاہکار ہے کہ کہتے ہیں یہاں کی ہوا میں زندگی ہی کچھ اور ہے۔ یہ علاقے نہ صرف دلکش ہیں بلکہ نسبتاً ٹھنڈے بھی ہوتے ہیں۔ سردیوں میں کہیں کہیں ہلکی برف باری تک دیکھنے کو ملتی ہے اور سرسبز و شاداب وادیوں میں آنکھ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ یمن کے قدرتی خزانوں میں سے ایک اہم تحفہ تھا تیل، جو یہاں سن 1987 میں دریافت ہوا۔ توقع کی جا رہی تھی کہ یہ ملک دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے گا، لیکن افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا۔ اس ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنی شمالی اور جنوبی یمن کی آپسی لڑائیاں۔ ان لڑائیوں نے ہزاروں جانیں نگلی اور ملک کو کمزور سے کمزور تر کر دیا۔ دراصل یمن کی یہ تقسیم محض جغرافیائی نہیں بلکہ مذہبی بنیادوں پر بھی ہے۔ شمالی یمن میں زیادہ تر شیعہ کمیونٹی آباد ہے، جبکہ جنوبی حصے میں سنی کمیونٹی کی اکثریت ہے۔ دونوں گروہ صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ تنازع میں الجھے ہوئے ہیں اور یہی خانہ جنگی آج تک ختم نہیں ہو سکی۔ اسی خانہ جنگی کا نتیجہ ہے کہ یمن آج بھی دنیا کے غریب ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ یمنی عوام کی ایک بڑی تعداد روزگار کے لیے دوسرے ملکوں کا رخ کرتی ہے تاکہ اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکے۔ موجودہ وقت میں یمن کی معیشت نہایت ہی کمزور اور نازک حالت میں ہے۔ اس صورتحال کو مزید پیچیدہ بناتی ہے بیرونی طاقتوں کی مداخلت۔ شمالی یمن کی شیعہ کمیونٹی کو ایران کی حمایت حاصل ہے، جبکہ جنوبی یمن کی سنی کمیونٹی کے پیچھے ہے سعودی عرب۔ یہی بیرونی اثرات یمن کے اندرونی جھگڑوں کو مزید ہوا دیتے ہیں اور اس غریب ملک کے لیے امن اور ترقی محض ایک خواب بن کر رہ گئے ہیں۔ اگر ہم یمن کی معاشی صورتحال پر نظر ڈالیں تو اعداد و شمار کچھ یوں ہیں۔ اس ملک کا سالانہ جی ڈی پی تقریباً 99.36 بلین ڈالر ہے۔ فی کس آمدنی کی بات کریں تو یہ محض $2053 بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مضبوط معیشت رکھنے والے ممالک میں یمن دنیا کے 190 نمبر پر ہے، جبکہ فی کس آمدنی کے لحاظ سے اس کا نمبر اور بھی نیچے جا کر 180واں ہے۔ یمن کا کالنگ کوڈ +967 ہے اور اس کا انٹرنیٹ ڈومین نیم ہے .ye۔ یہاں ڈرائیونگ رائٹ سائڈ پر کی جاتی ہے۔ یمن کی سڑکیں کہیں کھلی اور معیاری ہیں تو کہیں بالکل خستہ حال، ایک طرف ترقی کی جھلک اور دوسری طرف غربت کی کڑوی حقیقت۔ اگر ہم تعلیم کی بات کریں تو نظام موجود ضرور ہے لیکن نہایت ہی خستہ حال۔ اسکول اور تعلیمی ادارے وسائل کی کمی کا شکار ہیں۔ اسی طرح طبی شعبہ بھی نہایت کمزور ہے، یہاں اچھے اور ماہر ڈاکٹرز آپ کو شاید ہی کہیں ملیں۔ اسی وجہ سے یمنی عوام اپنے علاج کے لیے عموماً سعودی عرب، دبئی اور عمان کا رخ کرتے ہیں۔ اس ڈاکیومنٹری پہ پوری جان لگا دی ہے۔ آپ کو امید ہے یہ انفارمیشن اچھی لگی ہوگی، تو میری جان سبسکرائب، لائک اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر لازمی کرو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔